फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर हम देख रहे थे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। उसके कुछ थियरी देखे, करंट में इकोनॉमिक सर्वे का क्या एनालिसिस, क्या रिफॉर्म्स बता के गया, बजट के अंदर क्या नए प्रावधान किए गए, वो बातें करी। अब जो आगे चलते हैं कि ये एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, वहां से कुछ ना कुछ उत्पादन तो किया होगा, बट महंगाई भी बढ़ी होगी, कम होगी, क्या हुआ? थोड़ी थियरी करंट देखते हैं हमने। अब थियरी के अंदर आप सेल्फ स्टडी में देख लीजिएगा, रमेश सिंह, उसके अंदर चैप्टर 7 इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल्स, कि ये हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, बूम बस्ट साइकिल, फिर ये सप्लाई साइड का ये होता है, डिमांड साइड का ये होता है। बेसिक आप वहां से देख लीजिएगा। और वहां पर भी लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ये भी लिखता है ये महीने में इतनी महंगाई, फिर ये हुआ, ये नो, खाली बेसिक डेफिनेशन और कॉज कॉन्सिक्वेंसेस, उस टाइप का जो प्रिंसिपल वगैरह आपको दिखे, रमेश सिंह से आप देख लीजिएगा। आज तो हम जो बात करेंगे सिलेक्टेड थियरी और सर्वे के बेस्ड करंट में क्या हुआ वो देखना है। कुल मिला के आज लेक्चर में इन्फ्लेशन रिलेटेड 4 बातें करनी है। फर्स्ट, इंडेक्स थियरी, सेकंड WPI, CPI, IIP, इसकी एक तो गिनती कैलकुलेशन मेथड क्या है और सर्वे का क्या बोलना है, ओवरऑल सर्वे एनालिसिस, एंड लास्टली सम अदर मिसलेनियस इंडेक्सेस। शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन तो आपको पता है कि चीज वस्तुओं के दाम में कुछ बढ़ोतरी हो जाए। इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट फ्रेज महत्वपूर्ण है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैं अगर ये बोलूं मेरी हाइट बढ़ी है तो मतलब इसके अनुसंधान में क्लास 10 में इतना था, आज की तारीख में इतना है। सेम पे महंगाई बढ़ी है तो कोई रेफरेंस पीरियड या बेस ईयर होना चाहिए, उसके हिसाब से आज इतनी महंगाई है। शुरू करते हैं। मैं खुद इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन मेथड निकालता हूँ। केवल एक ही चीज बस कि साबुन का क्या दाम था। मान लो मैंने बेस ईयर पकड़ लिया 2012, उस वक्त एक साबुन बिकता था 10 रुपए में और 2015 आज की तारीख में बिक रहा है 15 रुपए में। तो इन्फ्लेशन यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं? प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन द बेस ईयर, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 10, तो जवाब मिलेगा 50% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो क्या ये तरीका सही रहेगा इन्फ्लेशन को मेजर करने का? जवाब है ना। क्यों? अकेले साबुन से नार से इकोनॉमी नहीं चलती है, बहुत सारी और भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो मतलब बास्केट ऑफ कमोडिटी नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। एक नहीं, और भी चीजों के प्राइस मूवमेंट हमने मेजर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं अपना बास्केट ऑफ कमोडिटी बढ़ा देता हूँ कि साबुन भी देखूंगा, फिर सेब, एप्पल एंड शूज, ये 3 चीजों के ऊपर बेस ईयर में इनका क्या दाम था, आज की तारीख में कितना, और इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। ठीक, तो मान लो बेस ईयर अपना वापस 2012, उस वक्त एक साबुन था 10 रुपए में, बढ़ गया 15 रुपए हो गया। सिर्फ 50 में बिकता था 60 में, शूज बिकते थे 1000 में, अब बिक रहे हैं 1200 में। अब इसकी मदद से मैंने ये अपना बास्केट ऑफ कमोडिटीज बढ़ा दिया और मुझे अब वापस महंगाई निकालनी है। मैं क्या कर सकता हूँ? ये बास्केट ऑफ कमोडिटी मुझे 2012 में कितने रुपए में पड़ती थी और आज की तारीख में कितने रुपए में पड़ती है। मान लो इन 3 को मैं ऐड कर दूं, 2012 में 10 प्लस 50 प्लस 1000 1060 और 15 में 1275, तो अगेन इन्फ्लेशन क्या होगा? प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन द बेस ईयर, 1275 डिवाइडेड बाय 1060, तो जवाब मिलेगा 20.3%। तो क्या ये तरीका सही रहेगा इन्फ्लेशन मेजर करने का? जवाब वापस है ना। रीजन, हम हर एक चीज को सेम मात्रा में और सेम फ्रीक्वेंसी में यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोडक्ट्स तो रोज खाते हैं, हफ्ते में एक बार खरीदते होंगे। साबुन रोज इस्तेमाल करते हैं, महीने में एक बार खरीदते होंगे। शूज, हाँ वो भी रोज इस्तेमाल करते हैं, बट साल में एक या 2 साल में एक बार खरीदते होंगे। तो इनको मतलब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो जितनी क्वांटिटी में, जितनी फ्रीक्वेंसी में, वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से मैंने ये सिंपल एडिशन करके फिर रेशियो निकाला, तो ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का गलत तरीका होगा। तो अब एक पॉइंट और रिफाइन करते हैं कि बास्केट ऑफ कमोडिटी तो लार्ज होना ही चाहिए, लेकिन उसमें हर एक कमोडिटी को कुछ वेट असाइन करना चाहिए और फिर वेटेड एवरेज या ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इनको वेट असाइन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये अपना फूड आइटम्स, तो वो ज्यादा मात्रा में और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हम यूज कर रहे हैं, तो मान लो मैंने उसे 60% वेट दिया, साबुन को 30% और शूज को 10%, कुल मिला के मेरा टोटल वेट हो जाएगा 100। ये मैं आपस में आंकड़े कुछ भी जोड़ सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि नीचे 100 या 1000 ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि परसेंटेज गिनने में सुविधा रहे। तो ये वेट तो हम अपने तरीके से गिनेंगे। फिर प्राइस वो तो बाजार तय करेगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन सप्लाई डिमांड। तो 2012 बेस ईयर में इनके क्या प्राइस थे और 2015 करंट ईयर में क्या प्राइस है। अब
मैं ये प्राइस का रेशियो निकालूंगा, मतलब 2015 में दाम डिवाइडेड बाय 2012 में दाम। फॉर एग्जांपल सोप तो 15 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पे होगा 1.5। उसी प्रकार एप्पल का और शूज का मैंने ये प्राइस रेशियो निकाल दिया। एंड लास्टली ये जो मैंने रेशियो निकाला उसे मैं वेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल सोप का था 1.5 मल्टीप्लाई विथ 30 तो जाएगा 45। उसी प्रकार ये 1.2 थी 60 72, 1.2 टाइम्स 10 तो 12। तो ये अपना रेशियो मल्टीप्लाइड विथ वेट मिल गया। अब मैं इस कॉलम को मैं ऐड करूंगा 45 72 12 तो जवाब मिलेगा मुझे 129। बस अब इन्फ्लेशन कितना होगा, ये रेशियो मल्टीप्लाइड विथ वेट में जो आया उसे मैं टोटल वेट से डिवाइड कर दूं तो 129 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा 29% इन्फ्लेशन। तो क्या ये तरीका सही रहेगा? हाँ ये सही रहेगा। वाई? क्योंकि जर्मन इकोनॉमिस्ट लास्ट पार्ट्स ये मेथड सिखा के गया। फॉर्मूला उसका ये है एल या इन्फ्लेशन इक्वल्स सिग्मा आर इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू मल्टीप्लाई विथ 100। ये आर क्या है? आर है रेशियो। रेशियो किस चीज का? करंट में क्या प्राइस है डिवाइडेड बाय बेस में क्या प्राइस है। और वेट क्या है? वेट असाइन टू ईच कमोडिटी। शरत ये 100 या 1000 ऐसा कोई टोटल निकालना चाहिए ताकि परसेंटेज निकालने में सुविधा रहे। तो ये लास्ट पायर्स का एक फॉर्मूला ऐसे बनेगा। आप यहाँ पर देखो आर की जगह अगर मैं प्राइस करंट बेस ऐसा लिख दूं तो थोड़ा उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो ऐसा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला ये कि पी क्यू मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय पी क्यू, करंट में क्या है बेस ईयर में क्या था, ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला है लास्ट पायर्स का। मतलब ये भी देखना है और ये वाला भी। जवाब तो एक ही मिलेगा अपने को। आगे बात, लास्ट पायर्स की मदद से मैंने इन्फ्लेशन निकाला। एक और भी मेथड है पासे इंडेक्स, वो विकिपीडिया पे आप देख लीजिएगा। अब आप समझो कि लास्ट पायर्स और पासे से जो मुझे आंकड़े मिले उसका मैं जियोमेट्रिक मीन निकालू। जियोमेट्रिक मीन कैसे? दिस नंबर मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर और उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो ये जियोमेट्रिक मीन जो मिलेगा उसे बोलेंगे फिशर इंडेक्स। फिशर इंडेक्स का फायदा क्या है? जब दाम बढ़ेंगे तो आइटम सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ना कि सेम की बजाय आप बनाना शुरू करें खरीदना, तो वो जो आइटम सब्स्टिट्यूशन का समस्या है वो फिशर इंडेक्स दूर करता है। और भी बैकग्राउंड में बहुत सारी थियरी वगैरह जोड़ सकते हैं आप रमेश सिंह में से देख लीजिएगा। बेसिक ये कि लास्ट पायर पास है उसका जियोमेट्रिक मीन तो क्या है? फिशर इंडेक्स। फिशर इंडेक्स क्यों? आइटम सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग प्राइस राइज उसको हटाने के लिए। ठीक, तो इंडेक्स थियरी में हमने कुछ बातें कर ली। अब कैसे आप कैलकुलेट करोगे? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें करनी है। एक कि कौन सा वाला इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है, मतलब कि हु। नेक्स्ट मैंने बताया कि बास्केट ऑफ कमोडिटी नीड्स टू बी लार्ज इनफ। मेरे केस में तो 3 ही थे, सेब, शूज एंड सोप। तो यहाँ पर बास्केट ऑफ कमोडिटी क्या है? WPI, CPI वगैरह में। एंड थर्ड उनका बेस ईयर क्या है। ये 3 चीज आपने रटनी है किसके लिए? प्रीलिम के लिए। और मेंस एंड इंटरव्यू के लिए क्या रटना है कि भाई ये WPI, CPI वगैरह में ट्रेंड क्या रहा था, इकोनॉमिक सर्वे का क्या एनालिसिस प्रोजेक्शन है। तो सबसे पहला कौन सा इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है और कौन से बेस ईयर की मदद से करता है? पहला WPI, उसे कौन कैलकुलेट करता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और उसके अंदर होता है इकोनॉमिक एडवाइजर, वो कैलकुलेट करता है WPI और बेस ईयर क्या है? 2004 है। CPI कौन कैलकुलेट करता है? CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और बेस ईयर क्या है? पहले बेस ईयर था 2010, लेटेस्ट अपडेट ये है कि उसे बना दिया 2012 बेस ईयर लेके गिनती करेंगे। थर्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये महंगाई मेजर नहीं करेगा, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखेगा। बट एमसीक्यू में परेशान करने के लिए इसका वहां पे रख के है ना, तो जंबल अप दिया जाए तो याद करना पड़ेगा। IIP कौन कैलकुलेट करता है? अगेन CSO करता है और बेस ईयर क्या है? 2004 है। एंड लास्टली जीडीपी कौन कैलकुलेट? अगेन CSO और बेस ईयर क्या है? पहले 2004 था लेकिन उसे अपडेट करके बनाया गया 2011 बेस ईयर है। अब और भी एक चीज याद रखनी है, ये WPI, CPI और IIP, इन तीनों को कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला या मेथड है वो जर्मन इकोनॉमिस्ट लास्ट पायर्स वाली मेथड। GDP में हम लास्ट पायर्स नहीं बोल सकते भाई, उसमें ऐसा नहीं कि इसको इतना वेट असाइन किया वगैरह, वो तो पूरी चीज ही अलग थी कि वो कंपेंसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये वो करके फिर प्रोडक्ट सब्सिडीज, प्रोडक्शन सब्सिडीज, टैक्सेस। L5P1 कोड नेम वाला पावर पॉइंट आप वापस देख लीजिएगा, वो मेथड आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये टेबल या चित्र याद रखना है एमसीक्यू के लिए। मैथ द फॉलोइंग में परेशान कर सकता है, जंबल्ड अप करके फिर ओनली 1 और 2 करेक्ट परेशान कर सकता है। तो अपना पहला 2 बातें क्लियर हो गई। एक तो कि ये हर एक इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है, हु, एंड सेकंड कि बेस ईयर क्या क्या है वो हमने देख लिया।
अब सवाल, बास्केट ऑफ कमोडिटी कौन कौन से वो प्राइस या प्रोडक्शन मेजर कर रहा है। मेरे केस में तो बहुत आसान था कि हमने साबुन, सेब और शूज, 3 चीज पे अपनी बास्केट में ये 3 ही चीज थी और उसका प्राइस से कैलकुलेट किया। आईआईपी के अंदर 3 कैटेगरी है, सीपीआई के अंदर 6 कैटेगरी है, डब्ल्यूपीआई के अंदर वापस 3 कैटेगरी है। अब एक एक करके इन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आईआईपी। आईआईपी के अंदर 3 कैटेगरी कौन सी, एक है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज माइनिंग एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने इस प्रकार से क्यूब बनाया है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट। सबसे ज्यादा वेट इसको असाइन होगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये। कुल मिला के ऐसी 682 इंडस्ट्री को मेजर किया जाता है। और ये पूरा वेट आप ऐड करोगे तो याद रखना यहाँ पे जवाब 100 नहीं आएगा, आएगा 1000। देखिए 100 हो, 1000 हो, 10,000, कोई चिंता नहीं। क्यों, परसेंटेज में वो तो अपना सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा आंकड़ा हो तो सुविधा रहती है कैलकुलेशन में। यहाँ पर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में वेट रहेगा 100, यहाँ पर कितना है, आईआईपी के अंदर 1000 वेट है, ये एमसीक्यू में याद रखना। और ये इंडिविजुअल को कितना वेट असाइन किया और उसके अंदर कितने आइटम्स है, वो सारा इस टेबल में आप घर जाके भी देख लीजिएगा। ठीक, तो आईआईपी हमने समझ लिया 3 उसके कैटेगरी और क्या वेट था। फिर एक चीज आती है कोर इंडस्ट्रीज विद इन आईआईपी। ये कोर इंडस्ट्री क्या है, ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी और इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कंपोनेंट सप्लाई करती है और इनके परफॉर्मेंस पे सभी पूरी इकोनॉमी का इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस टिक रहा है। ऐसी ये 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, कोल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील एंड लास्टली सीमेंट। इन सबका टोटल कितना वेट है, तो 38% वेट असाइन किया है। मतलब 1000 में कितना होगा, 380 होगा, है ना। एनीवेज, तो यहाँ पर ट्रेंड क्या रहा, सर्वे में दिखाया गया है 2010 में मैक्सिमम चल रहा था अपना, पूरी आईआईपी भी और ये कोर आईआईपी भी दोनों बढ़िया चल रहे थे 6 to 8% के रेट में। फिर धीरे धीरे वो पॉलिसी पैरालिसिस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये वो सारी चीजें धीरे धीरे खड्डे में चलने लगा। 2013 में तो इवन नेगेटिव की रेंज में हम पहुंच गए। अब 2013 से 14 में वापस हम रिकवरी में है, लेकिन जो पहले अपना गोल्डन पीरियड था यहाँ पर 7 to 8%, वहां तक अभी नहीं पहुंचे, बस रिकवर हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी इज नॉट सर्जिंग, इट इज ओनली रिकवरिंग। याद करो, वो अरविंद सुब्रमण्यम बोल के गए थे, है ना, तो वही बात है। सर्वे में उनका क्या एनालिसिस दिया ये आईआईपी के ग्रोथ रेट में, कि 2011 की तुलना में तो अभी भी स्लो डाउन ही है, वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। इन द 8 कोर इंडस्ट्री देयर इज मार्जिनल इंप्रूवमेंट। थर्मल पावर जनरेशन पहले से बढ़ा है, यस। स्टील प्रोडक्शन पहले से कम हुआ है, 2 कारण। एक तो ये कि महंगाई के कारण पहले से ही डिमांड कम है। नेक्स्ट आप सोचो, राजन भाई ने पिछले साल रेपो रेट कम नहीं किया था, 8% पे फिक्स उन्होंने रखा था, तो स्वाभाविक है लोन के ब्याज दर कम नहीं होंगे। ब्याज दर कम नहीं होंगे तो ऑटोमोबाइल सेल्स कम होंगी, तो स्वाभाविक है वो सारी कंपनियां जो स्टील कंज्यूम करती थी पहले से कम, तो डिमांड कम था, इस कारण डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम रहा। सेकंड, चाइना से सस्ता स्टील वैसे भी आ रहा है, तो उस कारण कंपनियां चाइनीज स्टील यूज करती है रादर देन गोइंग फॉर इंडियन स्टील, तो स्टील प्रोडक्शन अपना इस कारण से कम हुआ है। गैस प्रोडक्शन भी कम हुआ है, कारण नई कोई गैस डिस्कवरी हुई नहीं, और पुराने फील्ड जो भी गैस फील्ड है वहां से आउटपुट अब कम होने लगा है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी कम हुआ है क्योंकि गैस प्रोडक्शन कम हुआ है। अब ऐसा क्यों, आप याद करो, नेचुरल गैस के अंदर होता है मीथेन CH3, उसके अंदर आपने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कैटालिस्ट डाला तो बन जाएगा अमोनिया NH3, उसके ऊपर फिर हेबर प्रोसेस एंड यू गेट यूरिया फर्टिलाइजर। मतलब फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैसेस, तो स्वाभाविक है गैस प्रोडक्शन कम है तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी कम रहेगा। तो ये सारी बातें उसने सर्वे ने बताई हैं। ठीक, तो आईआईपी कैलकुलेशन में क्या उसके 3 कैटेगरी हैं, कितना वेट है, सर्वे एनालिसिस हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, WPI में आते हैं। WPI में देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ गुड्स। पहली कैटेगरी को बोलते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर आता है फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स एंड मिनरल्स। फूड आर्टिकल्स के अंदर सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, स्पाइसेस, टी, ये सारी चीजें। नॉन फूड में क्या आएगा, फाइबर, ऑयल सीड, रॉ हाइड्स, टोबैको, फ्लावर्स, ये सब। और मिनरल के अंदर मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूड पेट्रोलियम। तो ये पहली कैटेगरी हुई अपनी प्राइमरी आर्टिकल्स। फिर कैटेगरी 2 है अपनी फ्यूअल। फ्यूअल कैटेगरी में आएगा इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मिनरल ऑयल्स एंड LPG। मिनरल ऑयल के अंदर फिर वो पेट्रोल, डीजल, वो सारी बातें। एमसीक्यू में याद क्या रखना है,
क्रूड पेट्रोलियम वो फ्यूल का हिस्सा नहीं है, वो क्या है, प्राइमरी आर्टिकल के अंदर वो क्लासिफिकेशन में फिट होता है। ठीक, कैटेगरी 1 2 देख लिया। लास्ट कैटेगरी 3 इज मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर बेवरेजेस, टोबैको, वुड पेपर, मशीन टूल्स, ये सारी बातें आती हैं। ठीक, 3 कैटेगरी हैं और इनके अंदर भी कुल मिला के 676 आइटम्स। इस पे भी स्वाभाविक है वेट असाइन किया होगा, कुल मिला के टोटल वेट होगा 100%। तो सबसे ज्यादा वेट किसे दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग को 65%। उसके अंदर फिर केमिकल, मेटल, फूड, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अब ये फूड मतलब प्रोसेस फूड और वो सारी बातें, अदरवाइज फूड ऐसे तो प्राइमरी आर्टिकल्स में आएगा। एनीवेज, तो सेकंड वेट के हिसाब से अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए तो प्राइमरी सेकंड पे आएगा 20% वेट, और उसके अंदर भी इंटरनल वेटिंग में फूड, नॉन फूड एंड मिनरल, एंड लास्टली फ्यूअल 15% वेट, तो ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, वो नीचे जाएगा। ठीक, तो मतलब एमसीक्यू में कुछ पूछा जाए तो कैटेगरी भी याद रखनी है और उसका वेट के हिसाब से ऑर्डर भी याद रखना है। और कुल मिला के कितनी है, 676। अब आप समझो इन सभी के अंदर बेस ईयर में कितना दाम था, आज की तारीख में कितना दाम है, और ये सारा वेट, और उस हिसाब से लास्ट पायर फॉर्मूला यूज करके मुझे जो आंकड़ा मिलेगा, इट विल बी कॉल्ड हेडलाइन WPI। याद रहेगा, ये पूरा यूज करके मैं जो आंकड़ा निकालूंगा उसे क्या बोलेंगे, हेडलाइन। तो फिर सवाल की कोर इन्फ्लेशन या कोर WPI क्या है। कोर WPI मतलब अपने को जो हेडलाइन में आंकड़ा मिला उसके अंदर से फूड और फ्यूल कंपोनेंट का इन्फ्लेशन आप माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करते हैं। देखिए कंपोनेंट्स वगैरह तो वही है, तब मुझे हेडलाइन इन्फ्लेशन भी मिल गया इन सबका आंकड़ा जोड़ के। अब कोर लाने के लिए मैं फूड और फ्यूल वाले कंपोनेंट्स को माइनस करना शुरू करूं। मतलब फूड कहाँ पे परेशान करता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये प्रोसेस फूड वाला, प्राइमरी आर्टिकल के अंदर वापस फूड, और फ्यूल कहाँ पर है, ये सारा है ना। तो इनके अंदर जो जो इन्फ्लेशन होगा उतना मैं माइनस कर दूं, और बाकी के कंपोनेंट पे फिर वो कितना महंगाई, क्या लास्ट पास वगैरह करके निकाल सकते हो। मतलब हेडलाइन और उसके अंदर से फूड फ्यूल निकाला तो क्या मिला, कोर इन्फ्लेशन मिल गया। सर्वे के अंदर आंकड़े दिए हैं, ग्राफ के अंदर अभी एनालिसिस कुछ स्लाइड के बाद आएगा। ये टेबल से हमने क्या याद रखना है, देखिए WPI के नीचे उसने लिखा है सोर्स में बोल दिया है कौन कैलकुलेट करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और वो कहां पर, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। दूसरी एक इंटरेस्टिंग थिंग, कोर इन्फ्लेशन की आइटम पे वेट असाइन किया गया 55%। तो अब सोच के बताओ कि फूड एंड फ्यूल पे वेट कितना होगा। देखिए कुल मिला के वेट होगा 100% है ना, और कोर का 55 है तो फूड फ्यूल का कितना होगा, 45 है ना। तो ऐसा कुछ परेशान कर सकता है, परेशान ना भी करे तो डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम पे टेबल में कभी ना कभी देखते रहना। वापस आते हैं, IIP देख लिया, WPI, अब है अपना CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसकी 6 कैटेगरी की बात करते हैं। 6 कैटेगरी मैंने शुरुआत में ही डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दी है। सबसे पहला मैक्सिमम वेट कहाँ पे दिया गया, फूड एंड बेवरेजेस। सेकंड मिसेलेनियस, और उसमें आता है हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन सर्विसेज, ये सारी बातें। थर्ड हाउसिंग कंपोनेंट। अब आप देखो CPI कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूरल एरिया का अलग, अर्बन एरिया का अलग, और फिर ऑल इंडिया का निकालते हैं। तो जब रूरल एरिया के अंदर प्राइस मूवमेंट मेजर करोगे तो हाउसिंग वाला कंपोनेंट इग्नोर किया जाता है। वाई, बाय डिफॉल्ट ऐसा सोच के कि वहां पे कोई भाड़े पे मकान लेता है नहीं, सभी झोपड़ियां अपने मन मुताबिक खड़ी कर दी होंगी। खैर, तो हाउसिंग वहां पर, अर्बन CPI में हाउसिंग का वेट है, रूरल में क्या है, वो 0 है, MCQ के लिए याद रखो। उसके बाद फ्यूल एंड लाइट, फिर क्लोथ एंड फुटवेयर, एंड अल्टीमेटली ये सारी व्यसन वाली चीजें, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स। तो डिसेंडिंग में क्या, कुल मिला के 6 कैटेगरी, पहला फूड बेवरेजेस, हेल्थ, एजुकेशन, फिर हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, क्लोथिंग, एयर, ये दारू। अब यहां पर भी वही कंसेप्ट, ये सबका बेस ईयर में क्या दाम था, आज की तारीख में क्या दाम है, और हर एक को कितना परसेंट वेट दिया है, उस हिसाब से लास्ट पायर्स फॉर्मूला में लगाऊंगा तो मेरे को जो आंकड़ा मिला, इट विल बी कॉल्ड हेडलाइन CPI। और उसके अंदर से फूड और फ्यूल कंपोनेंट माइनस कर दो। देखो ये फूड वाला यहां पर से और फ्यूल लाइट वाला यहां से, तो मेरे को जो मिलेगा इट विल बी कॉल्ड कोर CPI, कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, यहाँ पर टेबल के जरिए भी वही दिखाया गया है। देखिए अर्बन एरिया में ये वाला, रूरल में ये वाला, और यहाँ पर हाउसिंग में देखो नो वेट इज असाइंड, भाई रूरल में वो 0 है। वापस यहाँ पर भी CSO ने अपना इकोनॉमिक सर्वे के अंदर टेबल दिया है, देखना क्या है कि भाई कौन कैलकुलेट करता है, CPI को CSO कैलकुलेट कर रहा है। और कोर इन्फ्लेशन के कुल मिला के वेट है अराउंड 43%, तो
दूसरे कितना होगा फूड फ्यूल का, वो आप सोच सकते हो। अब सीपीआई के अंदर फरवरी 2015 से कुछ नए रिफॉर्म्स लाए गए। क्या रिफॉर्म्स लाए गए देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, बेस ईयर को चेंज किया गया। पहले 2010 था बेस ईयर, उसे बढ़ाकर कर दिया 2012। 2012 में क्या दाम था, आज की तारीख में क्या है, वेट के हिसाब से निकालेंगे। नेक्स्ट, जो वेट असाइन किए गए थे हर एक, ये फूड बेवरेज दारू सबको, वो जो हर एक का कुछ ना कुछ होगा 12% 13%, वो वेट के अंदर थोड़ा थोड़ा अपडेट किया गया है बेस्ड ऑन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2011। थर्ड, ये वेट मतलब कुल मिला के तो 100% ही रहेगा, है ना। तो अगर वेट को कुछ बदला गया है अंदर कंपोनेंट्स का, तो स्वाभाविक अगर किसी को बढ़ाया होगा तो किसी को कम करना ही पड़ा होगा, तभी जाके जवाब 100% रह पाएगा। तो उसके लिए ओवरऑल हाउस होल्ड फूड एंड फ्यूल एक्सपेंडिचर, उसका वेट कम कर दिया गया है और नॉन फूड वाले को बढ़ा दिया गया है। याद इसलिए रखना है कि फिर जीडीपी में भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो फिर सी सेट में कैसे परेशान करें, बेस ईयर वाला या और कोई मुद्दा यहाँ से यहाँ जोड़ के फिर आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा राइट स्टेटमेंट्स या रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो पहले मुख्य रिफॉर्म्स क्या, बेस ईयर बदल दिया और वेट्स के अंदर कुछ बदलाव किए गए। आगे बास्केट ऑफ कमोडिटीज में भी बदलाव किया गया। सीपीआई देखिए, तो रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए। अब तक रूरल एरिया में मेजर करते थे 437 कमोडिटीज एंड सर्विसेज, गुड सर्विसेज दोनों, उसमें बदलाव करके अब से क्या 448। उसी प्रकार अर्बन इलाकों में 450, उसको बढ़ा के कर दिया 460। तो ये नेक्स्ट रिफॉर्म। ठीक, हम जो बात करें आईआईपी डब्ल्यूपीआई सीपीआई की, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें करनी थी। कौन सा इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है, कौन से बेस ईयर से कैलकुलेट कर रहा है, और बास्केट ऑफ कमोडिटीज के अंदर कितने आइटम्स का कितना वेट दिया गया है वो देख लिया। आईआईपी के अंदर क्या ट्रेंड रहा इकोनॉमिक सर्वे का हमने देख लिया। डब्ल्यूपीआई सीपीआई का सर्वे में क्या बोलना है वो देखते हैं। एक ग्राफ की मदद से सारे चित्र उसने एक ही में रख दिए कि डब्ल्यूपीआई उसका हेडलाइन क्या था, फूड में क्या था, सीपीआई हेडलाइन फूड क्या था। ओवरऑल ये 2013 से लेके 14 में काफी ऊंचा था, 6 to 12% की रेंज में, और अब धीरे धीरे हम ये दिसंबर 2014 तक पहुंचे तो ये महंगाई पहले से कम हो रही है। ग्राफ से ये बताया गया है। सवाल, महंगाई क्यों कम हो रही है? फैक्टर जो सर्वे ने दिखा है, हम कहीं पे लिखना पड़े मेंस में या इंटरव्यू में। महंगाई कम होने के कारण, फर्स्ट थिंग, विश्व बाजार में कोयले की कीमत कम हुई है, एडिबल ऑयल की कीमत कम हुई है और कोल प्राइस भी कम हुए हैं। आप समझो ये तीनों चीज इनपुट के रूप में हम यूज करते हैं और कोई ना कोई प्रोडक्शन, तो स्वाभाविक है वो कम हुआ। तो दूसरे, और ये विश्व बाजार में कोई क्रूड ऑयल का दाम कम क्यों हुआ? चाइना वगैरह में स्लो डाउन है तो वो कंज्यूम कम कर रहे हैं, और सामने ओईसीडी वाले अपना प्रोडक्शन कम नहीं, तो स्वाभाविक है क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए। आगे बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में। ठीक, तो फर्स्ट फैक्टर व्हाई इन्फ्लेशन इज डिक्लाइन, बिकॉज विश्व बाजार में ये कम हुआ है। सेकंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि भारत और बाहर दोनों जगह पे फूड एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन पहले से बढ़ा है। थर्ड, आपको याद होगा कि एमएसपी बढ़ाया गया और देन देयर वाज ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, तो एफसीआई के पास बहुत सारा स्टॉक पाइल हो गया था व्हीट एंड राइस, लेकिन वो रखने की जगह नहीं थी। पिछले साल ओपन सेल शुरू किया बाहर बाजार में, मतलब राशन की दुकान में नहीं बिक रहा है, सर्व शिक्षा में नहीं जा रहा है, कोई नहीं, बाहर ओपन मार्केट में बेच देंगे, तो उन्होंने ढेर सारा बाहर बेच दिया। स्वाभाविक है मार्केट के अंदर फूड ग्रेन सप्लाई बढ़ेगा तो महंगाई थोड़ी कम आएगी। सेम वे केंद्र सरकार ने बीपीएल एपीएल फैमिलीज के लिए 5 मिलियन टन चावल और नीचे राज्यों को भिजवाए, तो वो भी एक प्रकार से सप्लाई बढ़ा, महंगाई थोड़ी कम दिखेगी अपने को। नेक्स्ट, ऑनियन एंड पोटैटो को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत लाके नोटिफिकेशन रेड मारना शुरू किया, तो जो लोग कालाबाजारी एंड होर्डिंग कर रहे हैं वो थोड़े कम हुए होंगे, बाजार में इनका सप्लाई बढ़ा तो महंगाई थोड़ी कम आएगी। सेम वे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेर ब्रॉट आउट ऑफ एपीएमसी, और उसका फिर ट्रेडिंग कराना है, ये आगे कुछ और फायदा कराएगा तो महंगाई कम दिखेगी। और कारण, पोटैटो एंड ऑनियन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया था, इस कारण से बाहर का आदमी खरीदना भी चाहे तो नीचे वाला अपना किसान उसे बेच नहीं पाएगा बिलो दैट सीलिंग, तो स्वाभाविक है बाहर वो जाना कम हो गया, तो डोमेस्टिक मार्केट में उसका सप्लाई बढ़ा, महंगाई कम करने में मदद करेगा। और पिछले साल राजन भाई ने टाइट मनी पॉलिसी अपनाई थी, पूरे साल उन्होंने रिपो रेट बदलाई नहीं, 8% पे रखा था, तो फिर आप वो याद करो उस कारण से मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट पे क्या इंपैक्ट होगा और कंज्यूमर डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा, उस हिसाब से भी महंगाई काबू में आ गई। और डिटेल आप हम जो पहली बार मिले थे L1 P1 PPT वो पावर पॉइंट में आप देख लीजिएगा।
सेम वे नरेगा और दूसरे अंदर भी वेज ग्रोथ, जो रूरल एरिया के अंदर वेज का ग्रोथ है पहले से कम आया है, ये बताया गया। और ये वेज ग्रोथ कम है तो फूड प्रोडक्शन भी पहले से सस्ते में हो रहा है, और सर्वे ये बोलता है उस कारण भी फूड इन्फ्लेशन में कमी आई है। नया क्या किया गया, 2014 के बजट में अनाउंस किया था प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड, लागू तो अब जाके उसके अलॉट किया है। मार्च 2015 के एंड में 500 करोड़ इसके लिए अलॉट किए गए हैं। ये प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड कौन ऑपरेट करेगा, प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी, और इसका साहब कौन होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो आईएएस होगा वो इसे फंड को ऑपरेट करेगा। ये फंड से आप क्या काम करोगे, ये 500 करोड़ से नीचे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट एजेंसी को बिना ब्याज के इंटरेस्ट फ्री वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। वो जो लोन में मुफ्त में पैसा मिल गया, मतलब उससे ये एजेंसी क्या करेगी, फॉर एग्जांपल वो नाफेड है, वैसी राज्य में संस्थाएं होगी, दे विल बाय पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से ही वो सीधा फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी खरीदेंगे और एंड यूजर को मतलब सस्ते में वो मिलता रहेगा। इनिशियली ये संस्थाएं केवल ऑनियन एंड पोटैटो के ही प्रोक्योरमेंट पे फोकस करेंगी। उसी प्रकार राज्यों के भी अपने फंड बनेंगे जिसमें केंद्र सरकार कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। जनरल कैटेगरी राज्य तो वहां पर केंद्र का 50%, राज्यों का 50%, इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन। इस पे अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो स्वाभाविक केंद्र ज्यादा देगी, 75-25 के रेशियो में चलेगा। तो प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्या है, कैसे काम करेगा, देख लिया। जूम आउट करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करें। एक तो इंडेक्स थियरी, लास्ट पायर्स फॉर्मूला क्या है हमने समझ लिया। WPI, CPI, IIP कौन गिनती करता है, कौन से बेजियर में करता है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज वेट क्या है, और उसके अंतर्गत सर्वे का क्या एनालिसिस है वो देख लिया। अब कुछ और मिसेलेनियस इंडेक्स देख लेते हैं और फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। मिसेलेनियस इंडेक्स में एक तो है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स PPI। ये भाई नया क्यों लाया है आप, PPI लाने का प्रयोजन है कि WPI को हटाकर ये नई चीज करनी है। तो क्यों करनी है, WPI के अंदर केवल गुड्स के प्राइस को ही मॉनिटर किया जाता है, ये PPI के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ विल बी कवर्ड, सो इन वन वे इट इज बेटर। नेक्स्ट, WPI के अंदर मान लो प्राइमरी आर्टिकल्स और उसके अंदर फूड, तो फूड को वो कैसे मेजर करेंगे, उसका एक तो कितने में बिक रहा है, प्लस उसके ऊपर जो भी टैक्स, फिर APMC मार्फत तो उसके अंदर फीस लेवाइस, वो सब कुछ ऐड करके जो आंकड़ा मिलेगा उसे ये फोकस करेंगे WPI वाले। PPI के अंदर ये टैक्स और ऐसी फीस इनको छोड़ के बाकी का ओरिजिनल प्रोड्यूस का क्या दाम है और आज की तारीख में क्या दाम चल रहा है, उस हिसाब से ये लोग आंकड़े गिनेंगे। मतलब PPI विल मेजर द प्राइस चेंज फ्रॉम सेलर्स पर्सपेक्टिव। ज्यादातर OECD देश PPI से ही अपना इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। फिर हमने पिछले समय देखा था कि GDP में जो अपडेट की गई, इट वाज डन अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट SNA 2008। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी आइटम्स कमोडिटीज का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो GDP और इन्फ्लेशन दोनों के आंकड़े बेटर तालमेल दिखेगा और बड़ा चित्र अपने सामने आ सकता है। तो PPI के ये सारे फायदे हैं, इस कारण से WPI को हटा के ये लाने की आवश्यकता है। पहले भी प्लानिंग कमीशन की अभिजीत सेन कमेटी एंड सौमित्र चौधरी कमेटी, इन्होंने इसकी वकालत की थी। अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्री और उसका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन और उसका इकोनॉमिक एडवाइजर, उसने धीरे धीरे काम भी शुरू किया है कि हाँ ऐसा कुछ भारत में लाना है। जापान के अंदर पहले से, तो ये एडवाइजर ने उनको बोला कि भाई आप दिल्ली में आके हमको कोचिंग दो। लेटेस्ट अपडेट क्या है, सितंबर 2014 के अंदर प्रोफेसर BN गोलदार कमेटी बनाई गई, ये बताने के लिए कि इसे असल में लागू कैसे करोगे, बेजियर क्या होना चाहिए, कितनी आइटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या फॉर्मूला यूज करोगे वो। तो इसका अपडेट जब आएगा तो देखेंगे। MCQ में क्या याद रखना है, गोलदार मतलब PPI, और यहाँ पर भी इसकी गिनती कौन करना चाहेगा, इकोनॉमिक एडवाइजर, CSO नहीं। तो ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने। एक मिसलेनियस इंडेक्स में देख लिया PPI। नेक्स्ट आते हैं सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका क्यों करना है, देखिए WPI के अंदर क्या सर्विस का कुछ मेजर किया जाता है, जवाब है ना। CPI के अंदर मेजर करते हैं, जवाब है हाँ, बट पार्शियली। वो कैसे, हेल्थ, मेडिकल, रिक्रिएशन, एजुकेशन सर्विसेज थोड़ी बहुत ही गिनते हैं। IIP के अंदर तो वो देखते ही नहीं है। तो मतलब कि ये सर्विसेज के अंदर क्या महंगाई है, क्या प्रोडक्शन, कोई अलग से इंडेक्स बनाना चाहिए।
तो एक कमेटी बनी थी प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर कमेटी, उसके अंतर्गत ये गिनती की जाती है। कौन गिनती करता है? सीएसओ गिनती करता है। अभी के लिए 4 पे फोकस है कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी बेस ईयर यूज करते हैं 2004, गिनती करता है सीएसओ। किसके लिए? रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, पोस्टल एंड टेलीकॉम, ये 4 के ऊपर वो गिनता है। पीपीआई देख लिया, हाँ, सर्विस का इंडेक्स देख लिया। थर्ड पे आते हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। लंदन के अंदर बाल्टिक एक्सचेंज इसके आंकड़े डेली बेस पे रिलीज करता है। ये लोग क्या आंकड़े इस समय रिलीज कर रहे हैं? मुझे एक जगह से दूसरी जगह समंदर के रास्ते रॉ मटेरियल भेजना हो तो कितना खर्चा आएगा, है ना? वो खर्चा बेस ईयर में कितना, आज की तारीख में कितना, और उस हिसाब से क्या एक्टिविटी हो रही है, वो कौन मेजर करता है? बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। सवाल, ये गिनने की क्या जरूरत है? अगर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में आपको ग्रोथ दिखे तो इसका मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। व्हाई? देखिए, ज्यादा रॉ मटेरियल कब ट्रांसपोर्ट होगा कि किसी देश में किसी आदमी को ये है कि मैं अगर कुछ प्रोडक्शन करूंगा, जनता नीचे खरीदने वाले, तभी जाके वो बाहर से रॉ मटेरियल मंगाए, है ना? तो जब बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बढ़े देन इट मींस वर्ल्ड इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और उसका उल्टा भी सही रहेगा कि अगर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कम हो देन वर्ल्ड इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू स्लो डाउन या रिसेशन। सर्वे के अंदर बताया गया है 2008 में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स मैक्सिमम था 11,700 के ऊपर। 2015 फरवरी में तो काफी कम है, 530 के आसपास चल रहा है। अभी इतना बढ़िया मतलब दिख नहीं रहा है। इस कारण से वर्ल्ड इकोनॉमी हाँ रिकवर करेगी, बट सर्जिंग उसे नहीं बोल सकते। सर्जिंग कब बोल सकते हैं? वो ये 500 से 10,000 हो जाए, बट उसमें टाइम लगेगा। ठीक, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देख लिया, सर्विस का देख लिया, बाल्टिक ड्राई देख लिया। अब आरबीआई रिलेटेड 2 इंडेक्स देखने हैं। एक से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे फॉर हाउस होल्ड, ये कौन गिनता है? आरबीआई राजन भाई, 2005 से ये गिन रहे हैं। 16 सिटीज के अंदर 5,000 हाउस होल्ड का सर्वे करते हैं और उन्हें पूछा जाता है आपको क्या लगता है अगले 3 महीनों में क्या महंगाई रह सकती है और अगले 1 साल के अंदर क्या महंगाई रह सकती है, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? उस हिसाब से ये हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन सर्वे आरबीआई निकालती है। और सर्वे का ये बोलना है कि इसके मुताबिक भी जनता को भी ये लगता है कि महंगाई काबू में आने वाली है। हाउस होल्ड एक्सपेक्ट मॉडरेट इन्फ्लेशन, ये ग्राफ से दिखाया गया है। 2008 में डबल डिजिट में, फिर 9 में अचानक से कम, फिर वापस चल रहा था, तो डबल डिजिट में ही हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन का भी था कि बहुत ज्यादा रहेगा। अब धीरे धीरे आप आओ दिसंबर 2014 तक, तो ये अराउंड 6 to 8% की रेंज में चल रहा है। तो मतलब हाउस होल्ड के मुताबिक भी कम होना है इन्फ्लेशन। ठीक, तो मिसेलेनियस इंडेक्स के अंदर हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन रिलेटेड, एक तो पीपीआई, देन सर्विस, देन बाल्टिक ड्राई एंड आरबीआई का हाउस होल्ड। अब प्रोडक्शन के हिसाब से एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ओबीकस एंड एसबीआई का एक इंडेक्स। ओबीकस क्या है? ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, और गिनता कौन है? राजन भाई। तो असेस द कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट डिमांड कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है। अराउंड 2,500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर से ये सर्वे निकालते हैं। क्वार्टरली डेटा रिलीज होता है और सर्वे ने बोला है कि यहाँ पर भी ओबीकस इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब ये कंपनी वाले भी पहले से ज्यादा इन्वेंटरी जमा कर रहे हैं, ऑर्डर बड़े आ रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमी धीरे धीरे वापस रिकवरी की पाथ पे चल रही है। ठीक है, ओबीकस देख लिया। फिर एएसआई, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, कौन गिनता है? सीएसओ गिनता है। स्वाभाविक इंडस्ट्री तो मतलब कौन सी इंडस्ट्री का ये सर्वे निकालते हैं? ऑल द रजिस्टर्ड यूनिट्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये 48 के एक्ट के मुताबिक फैक्ट्री किसको बोलते थे? अगर आप अपने यूनिट के अंदर पावर यूज कर रहे थे और 10 आदमी या उससे ज्यादा लगे देन यू आर अ फैक्ट्री। पावर नहीं यूज कर रहे तो 20 आदमी या उससे ज्यादा लगे तो फैक्ट्री। पुराने कानून में तो ये प्रावधान था, अब कुछ बदलना है, बट अभी के लिए क्या है, पुराने कानून से चला है। तो ये ऐसे सभी रजिस्टर्ड यूनिट उनके ये आंकड़े लेके आता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज गिनता है यस। मूवी कंपनी, पर्सनल सर्विसेज, ये हेल्थ केयर, स्पा, इन सब के आंकड़े ट्रेंड देखता है, लेकिन डेटा में उसे इंक्लूड नहीं करते। डेटा में क्या, यही फैक्ट्री वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले। सेम वे डिफेंस, ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज, होटल, काफे, कंप्यूटर, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सारी सर्विस उसके आंकड़े वो गिनते ही नहीं, एक्सक्लूडेड। बाकी के सबसे निकलता है अपना एएसआई। 2 लाख से ज्यादा गिन रहे हैं और 2012 का अभी अपने पास आंकड़े मिले हैं। यहाँ पर भी ट्रेंड की हाँ वापस थोड़ा रिकवरी के पाथ पे हम चल रहे हैं। और एएसआई के मुताबिक भारत के टॉप 5 इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स कौन से हैं? नंबर 1 कौन है? गुजरात नहीं, महाराष्ट्र। हम है नंबर 2 पे।
थर्ड तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। एमसीक्यू में ये याद रखना है, ठीक। ओबिकस प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओबिकस देख लिया और ये अपना ईएसआई देख लिया। अब प्राइवेट एंटिटीज जो इंडेक्स निकालती है, एचएसबीसी का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसके हिसाब से पता चले कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस दिशा में चल रही है। ये एचएसबीसी के देखा देखी में एसबीआई वाले भी अपना नया लेके आए, एसबीआई कंपोजिट इंडेक्स, दिसंबर 2014 से इसे लॉन्च किया गया। इस कारण से ये जरा इट इज मोर इंपॉर्टेंट। याद क्या रखेंगे, महीने के आंकड़े भी निकालते हैं और साल के आंकड़े भी निकालते हैं। कौन? एसबीआई वाले। इसके स्केल में 0 से लेके 100 नंबर हैं। अगर ये आंकड़ा बोले कि 50 से ज्यादा नंबर है, 51 या जो भी, तो मतलब इकोनॉमी ग्रोथ की दिशा में हम चल रहे हैं। स्वाभाविक 50 से कम मिलेगा मतलब कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये मतलब इसके सेलिएंट बेसिक फीचर एसबीआई कंपोजिट इंडेक्स के हैं। और ये आंकड़े एसबीआई कहां से लेके आती है? 5 पैरामीटर देखते हैं। एक तो अपना लोन पोर्टफोलियो, कि हमने ऑटोमोबाइल के अंदर इतना लोन दिया है, हाउसिंग में इतना, तो इस हिसाब से ये इकोनॉमी में ग्रोथ है या खड्डे में जा रहा है। नेक्स्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, माइनिंग, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट है, विश्व से बाहर ये रूपी डॉलर वगैरह के एक्सचेंज रेट क्या चल रहे हैं, उस हिसाब से एसबीआई वाले अपना निकालते हैं, ठीक। तो मतलब अपने पिलर्स ऑफ इकोनॉमी और वहां पर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ब्रेक से पहले हमने वो पूरी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और उस रिलेटेड मेंस इंटरव्यू क्वेश्चन की चर्चा की। ब्रेक के बाद हमने इन्फ्लेशन की बात की, तो इंडेक्स थियरी, लास्ट प्राइस फॉर्मूला, फिशर पास है, वो सारी बातें। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईपी देख लिया। बेजर क्या है, कौन गिनता है, वेट, कमोडिटीज देख लिया। सर्वे का उस पे एनालिसिस। और मिसलेनियस इंडेक्स के नाम पे हमने देखा पीपीआई, एसपीआई, बाल्टिक डाई इंडेक्स, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ओबिकस एंड एसबीआई कंपोजिट इंडेक्स। तो मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो बोलना था वो ज्यादातर बातें मेरी तरफ से खत्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे ये इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेटेड अपने इकोनॉमी के सर्वे चैप्टर क्या बोलता है, बजट में नया क्या अनाउंसमेंट किया गया, और लेटेस्ट अपना जो आया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015, और इसके अंतर्गत ये टीपीपी, आरसीपी भारत ने ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना, वो सारी बातें नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो देखेंगे।